हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशस्त्र चैनल। माय नेम इज़ निशांत गुप्ता और हम इस चैनल पे कंप्लीट डीएसए को कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। और ये इस डीएसए प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें स्टेप 1 में हम बेसिक एंड लॉजिक बिल्डिंग को कवर करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इन द लेक्चर 1 फर्स्ट पॉइंट वी विल सी हियर इज़ अ यूज़र इनपुट एंड आउटपुट। तो मैं यहाँ पे जावा लैंग्वेज का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। और उसमें सबसे पहले हम यूज़र इनपुट एंड आउटपुट देखने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्कैनर इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा विच इज़ अवेलेबल एट java.util.package। इट इज़ यूज टू गेट यूज़र इनपुट एंड हम बेसिकली देख सकते हैं कि जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा जावा लैंग्वेज में, तो एक स्कैनर प्री डिफाइंड क्लास का यूज़ होता है, जो कि java.util.package में अवेलेबल रहती है। और हमेशा जब भी मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, जो कि स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बूलियन और नेक्स्ट डबल। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट वो होता है जो हम जो भी कोड का लॉजिक लिखते हैं और उसको रन करते हैं, और वो हमारे हमको एज अ उसका आउटकम शो होता है कहीं एक साइड में, एक पैनल में, तो उसको हम आउटकम कहते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूज़र इनपुट एंड आउटपुट को हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइडिया यूज़ करने वाला हूँ, इंटेलिज आइडिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैक प्रोजेक्ट बना रखा है कंप्लीट डीएस से, निशस्त्र के नाम से। सो डे 1 में हम चलते हैं और सबसे पहले अपनी एक जावा क्लास बना लेते हैं, जिसमें ये डिफाइन कर देते हैं यूज़र इनपुट एंड आउटपुट। ओके। सो प्लीज़ इसको कहीं से भी गो थ्रू कर लेना। जावा लैंग्वेज को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, अगर इस डीएसए प्लेलिस्ट में जाना है, क्योंकि मैं उसको उसी में यूज़ करने वाला हूँ। और लैंग्वेज बस एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिससे हम डीएसए को समझ सकते हैं। बाकी आप लोग सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, जावा भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जावा यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो और मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे नोशंस पे कुछ कंटेंट रख रखा है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, और हर पॉइंट को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करूँगा। तो फर्स्टली यूज़र इनपुट एंड आउटपुट में देख लेते हैं, जो हमने ये चीज़ें देखी थी, राइट, कि स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन वगैरह ये सब कैसे यूज़ करते हैं। ओके। सो सबसे पहले हमें एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, और स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए मेरे को यूटिल पैकेज से वो इंपोर्ट कराने पड़ेगा। डॉट स्टार अगर मैं करता हूँ, तो ये सारे के सारी एक्सेसिबिलिटी दे देता है मेरे को हर मॉड्यूल की। अदरवाइज मैं इसकी जगह डॉट स्कैनर भी लिख दूंगा तो भी ये काम करेगा। बट डॉट यूटिल से अगर मेरे को फर्दर कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हम यहाँ पे अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे, और ये मैंने स्कैनर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, जिसको मैं यूज़ करूँगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर मेरे को स्ट्रिंग का केस चाहिए, तो स्ट्रिंग s equal to sc dot next line is being used when we will need to take input for the string, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मेरे को इंटीजर का इनपुट लेना है, देन sc डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ होगा वहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिर हमने देखा था कि हम फ्लोट, डबल, बूलियन सब ले सकते हैं। फ्लोट f इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। सिमिलरली डबल d इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, देन boolean इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट boolean, ठीक है। ये सारे इनपुट्स हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज बिंग यूज टू डिस्प्ले समथिंग एज अ आउटकम। ये जो स्टेटमेंट पर्टिकुलर है, ये यूज़ की जाती है किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए। जिनको भी जावा आती होगी पहले से, उन्हें पता होगा ये चीज़। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, अब जब भी मैं इसको रन करूँगा, ये हमेशा यूज़र से इनपुट मांगेगा। अगर मेरे को प्री डिफाइन करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, जैसे एस इक्वल टू डबल कोट्स में लिख सकता था ये चीज़ निशांत, ठीक है। सेमी कॉलन हमेशा ज़रूरी होता है। तो अब इसमें अगर मैं देख लेता हूँ कि मेरे को सब चीज़ों को प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंटर करूँगा, वो प्रिंट होती जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। SAFDB। ओके। सो जब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, और मेरे को इनपुट इसी सी सीक्वेंस में देना पड़ेगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है।
तो मैं पहला इनपुट दे देता हूँ निशांत, इंटीजर दे देता हूँ मैं 29, फ्लोट वैल्यू में दे देता हूँ मैं 3.1, डबल वैल्यू में मैं दे सकता हूँ 3.99 एंड देन बूलियन में मैं दे देता हूँ ट्रू। तो सी ऐसे करके ये आउटपुट शो हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट थिंग थी यूज़र इनपुट एंड आउटपुट की, वो चीज़ इसमें कवर हो चुकी है। स्ट्रिंग के लिए एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, ये सब यूज़ होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। प्री डिफाइन करने तो हम डायरेक्ट वैल्यू को इसमें डिफाइन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है तो हमारी पहली चीज़ कवर हो चुकी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। जावा के अंदर डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं जावा में, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव में भी क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये आ जाती है कि बूलियन और न्यूमेरिक टाइप का। बूलियन में तो सिर्फ बूलियन है जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ओनली एक्सेप्ट करता है, और न्यूमेरिक टाइप में फर्दर इसका डिवीजन है दो चीज़ों में, कैरेक्टर वैल्यू में और इंटीजर वैल्यू में। तो कैरेक्टर वैल्यू में सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर जैसे ए बी सी, इन सबको देखेगा सेपरेटली। इंटीजर में भी तीन चीज़ें आ जाती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट में हम देख सकते हैं लॉन्ग, डबल, एंड देन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हो जाते हैं स्ट्रिंग एंड एरे। सो बेसिकली हम ये नीचे अगर अल्टीमेटली देखते हैं तो बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, एरे, ये सब हमारे डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम फर्दर देखते रहेंगे जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एरे एंड स्ट्रिंग लुकअप। एरे एंड स्ट्रिंग लुकअप में हम देख सकते हैं ये सिर्फ नॉर्मल इनिशियलाइजेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ लेंथ अभी फिलहाल हम देखेंगे इस केस में। बाकी जो भी एरे की जो अलग से एक प्लेलिस्ट आएगी और स्ट्रिंग की भी, उसमें मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा जो भी चीज़ें हैं इसमें। अभी सिर्फ मैं बस इतना ही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और लेंथ वगैरह को कैसे प्रिंट करते हैं, और बेसिकली इंडेक्सिंग टाइप। तो जो एरे क्या होता है, एरे होता है जब हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराना हो। जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में एक शेल्फ में हम कितनी सारी बुक्स को स्टोर करके रखते हैं। तो सारी की सारी बुक्स जो एक ही पैटर्न की है, अगर सिर्फ सबकी सब मैथमेटिक्स की बुक है तो हमें एक साथ रखनी पड़ेगी, तो वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एरे हमारा मदद करता है। वहीं हम स्ट्रिंग में देख सकते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस जो भी हम लोग बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो से इट एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्लास array string initialization. Okay, so see, आप बस कोर्स के साथ बनी रहिए, आपको हर चीज़ समझाऊंगा मैं, और पूरी की पूरी डीएस से ये मेरी गारंटी है कि बेसिक से जिसको नहीं भी आता है उसको बस जावा लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बेसिक देखना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं कवर अप करूंगा ए टू जेड। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ। मैं इतने क्वेश्चंस लीड कोड प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व कराऊंगा मैं, और इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला होगा वो पहले वाले से कुछ ना कुछ उसका कंटेंट यूज़ हो रहा होगा उसमें, तो आप लोगों की सोच जो है एक डायरेक्शन में जाएगी उससे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट, तो जो एरे बनाते हैं हम, वो स्क्वायर ब्रेसेस में एरे ऐसे लिख कर बनाते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जनरली मैं प्रेफर ऐसे करता हूँ, न्यू इंट, इसमें एरे बनती है, और यहाँ पे जो है हम लोग इस वाले स्क्वायर बेसिस में जो है वो हम लेंथ को डिफाइन करते हैं। लाइक सपोज मैंने 5 लेंथ डाल दी। ओके, एंड नाउ अब ये तो हो गया जब मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है, और इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ चीज़ें, वो आगे हम देखेंगे। बाकी फिलहाल अगर मेरे को पहले से ही एरे डिफाइन करनी है बिल्ट इन, तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे एलिमेंट्स को डिफाइन करूँगा, जैसे 1 2 3 4 5। और अब जब मेरे को प्रिंट करनी है पूरी एरे, तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग में मैं एर को जब पास करूँगा तो ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एरे को ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे एरे को लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे को एक मेमोरी एड्रेस देता है, वो ये डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का ये एड्रेस प्रोवाइड करता है। बट जब मैं इसको एरेज डॉट टू स्ट्रिंग में पास करके भेजता हूँ, तो वो मेरे को इसके अंदर का कंटेंट भेजेगा। लाइक अब हम देख सकते हैं कि मेरे को इसका आउटपुट मिल सकता है।
सेकंड थिंग जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि जब मैं डॉट लेंथ मेथड यूज़ होता है जिससे कि मेरे को लेंथ पता लगेगी। सी यहाँ पे 5 आ गया। आफ्टर दैट वन मोर थिंग, इंडेक्सिंग यूज़ होती है अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराना है। लाइक सपोज मेरे को 2 को प्रिंट कराना है, तो फर्स्ट जो बहुत ही मेजर चीज़ है कि एरे जो होती है वो हमारी ज़ीरो इंडेक्सिंग बेस पे होती है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग ऐसे होगी कि 0 पे 1 है, 2 पे 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5 है। तो अगर मेरे को 2 को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा एयर ऑफ 1 सी। और अगर मेरे को यहाँ पे 1 को प्रिंट कराना होता तो मैं एयर ऑफ 0 लिखता क्योंकि ये 0 बेस इंडेक्सिंग है। ये सारी चीज़ें हो गई जब हम एरे की बात करते हैं, ठीक है? अगर मैं सेम चीज़ डिफाइन करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग के केस में तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकता हूँ। सी, अब इसमें भी एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर होती है। जब मेरे को एरे को प्रिंट कराना है तो हमेशा मैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, चाहे वो इंट डेटा टाइप की हो या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप की हो। सिमिलरली बस एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस है बहुत ज़्यादा मेन है, जो कि अगर मैं इंटीजर में एड डॉट लेंथ को प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं एड डॉट लेंथ ही लिखूंगा, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग आई विल include parenthesis as well while using this particular string data type only. ओके, तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि अगर मेरे को एरे को प्रिंट कराना है तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एर सी, इतना ठीक है। आफ्टर दैट एर डॉट लेंथ, अगर मैं नॉर्मली लेंथ को लिखता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा। नहीं, इस केस में ये चल गया है, बाकी वैसे हमें हमेशा इस लेंथ को ही डिफाइन करना पड़ता है। तो हो सकता है ये पहले, अभी हम जावा 8 के फीचर्स के बाद के फीचरों को यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जब यूज़ करते थे तब पैरेंथेसिस के बगैर ये नहीं चलता था। तो ठीक है, इस केस में ये काम कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ऐड डॉट लेंथ इसमें चल जाएगा, ठीक है? ओके, सो इसमें भी अगर मैं एयर ऑफ ज़ीरो को करता हूँ तो निशु एज आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी जो हम एरे और स्ट्रिंग में, बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस। इफ एल्स स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड फॉर स्पेसिफिक रेंज। हमें जब भी किसी डिसीजन के बेसिस पे कोई आउटकम्स चाहिए अपने कोड में, अपने लॉजिक में, तो मैं इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। और वही एक इसी की तरह एक और चीज़ होती है, वो होती है स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट आर नीडेड टू बी यूज्ड व्हेन वी नीड टू हैव रिजल्ट बेस्ड ऑन फिक्स्ड मैचिंग। मतलब एक चीज़ फिक्स है पूरे लॉजिक में और हम बार बार उसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं और अपने आउटकम्स को बदल रहे हैं, तो उस के पर्टिकुलर केस में हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। वही चीज़ इफ एल्स से भी अचीव हो सकती है, बट स्विच केस उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कोड रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है और एफिशिएंट बनाता है इन कंपैरिजन टू इफ एल्स। सो मैं दोनों का एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। सी, ओके, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स का, ठीक है? इफ एल्स में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मेरे को किसी डिसीजन के बेसिस पर आउटकम्स के चाहिए अपने लॉजिक में, तो मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये कंडीशन है तो इसका आउटकम ये दे दो, अदरवाइज ये दे दो, ऐसा समथिंग लाइक। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जब भी यूज़र से इनपुट लेना है तो ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी बॉस। स्कैनर एस सी सिस्टम डॉट इन, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एस सी के नेम से, जिसको मैं फर्दर यूज़ करूँगा यूज़र से इनपुट के लिए। लाइक सपोज मैंने एक नंबर को यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है? नेक्स्ट एंड, ऑलराइट। अब मैं बोल रहा हूँ अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से छोटा है तो प्रिंट हो जाए नेगेटिव, और अगर नंबर 0 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाए 0। तो इसमें बेसिकली जो इफ़ और एल्स मेजरली ये दो ही चीज़ होती हैं, लेकिन अगर मेरे को मिड में यानी दो कंडीशन के अलावा तीसरी भी कंडीशन ऐड ऑन करनी है तो मैं एल्स इफ का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं अगर हम देखें तो, फर्स्ट इफ़, दूसरा एल्स इफ, तीसरा एल्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इफ़ में मैं लिख देता हूँ इफ़ मेरा नम जो है वो बड़ा है अगर 0 से, तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या,
पॉजिटिव। एल्स इफ अगर मेरा नम जो है वो छोटा है 0 से, तो क्या प्रिंट कर दूँ यहाँ पर? नेगेटिव। उसके बाद एल्स, एल्स बिल्कुल लास्ट कंडीशन है जो उसमें हमें पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लॉजिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एल्स बिल्कुल लास्ट कंडीशन होती है कि अगर ये जब चलेगी जब तुम्हारी पहली वाली नहीं चली। और इसमें एक चीज़ और है, अगर इनमें से कोई भी एक चल गई तो बाकी की नहीं चलेंगी। ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे कि या तो नंबर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो नेगेटिव, अदरवाइज नंबर 0 ही होगा। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट मैंने सपोज करो दे दिया 45, आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा इसको रन करते हैं और इस बार मैं नेगेटिव का वो देता हूँ -24 नेगेटिव। अगर मैंने 0 दे दिया तो आंसर आ गया 0। तो ऐसे इफ एल्स कंडीशन वर्क करती हैं। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर केस इफ एल्स का। अब हम एक बार स्विच केस का देख लेते हैं। स्विच केस, ऑलराइट, import java.util.star, हमने पैकेज को इंपोर्ट करा दिया है। एक मेन फंक्शन बनाना ज़रूरी होता है जावा में। जब भी किसी भी कोडिंग करेंगे तो एक मेन फंक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मेरे को ये क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो स्विच केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी स्विच केस स्टेटमेंट आर नीडेड टू बी यूज्ड व्हेन वी नीड टू हैव रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड मैचिंग। जब भी मेरे को फिक्स्ड मैचिंग करनी पड़ेगी, लाइक एक चीज़ फिक्स है और मैं बार बार मल्टीपल चीज़ों को उसी फिक्स चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मेरे को आउटकम चाहिए, तो मैं तब ये स्विच केस का यूज़ करता हूँ। वही चीज़ इफ एल्स से हो सकती है, लेकिन स्विच केस इसमें ईजी पड़ता है। लाइक सपोज मेरे को वीक में 7 डेज़ होते हैं और मेरे को हर दिन के अकॉर्डिंग एक चीज़ आउटकम चाहिए कि अगर 1 है तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, ऐसे ही फर्दर ऑन 7 तक हो, उसके बाद ना हो, क्योंकि 7 डेज़ ही होते हैं। तो उस चीज़ का हम एग्जांपल देख सकते हैं स्विच केस के। तो इंट डे सपोज मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जब एक बार आप लोग गो थ्रू कर लोगे, समझ जितनी भी आती है, अगर 100% नहीं आती है, 60 to 70% भी आती है, तो जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको कवर होती चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर टॉपिक में ये चीज़ यूज़ हो ही रही होगी। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ से हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब इसका सिंटेक्स ऐसा है, मैं स्विच लिखूंगा नॉर्मल, स्मॉल स्मॉल केस में है, स्मॉल लेटर से, कोई भी कैपिटल नहीं है। जो भी चीज़ का मैंने यूज़र से इनपुट लिया जिससे मेरे को कंपेयर कराना है वो मैं इसमें पास कर देता हूँ, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब जितने भी केसेस बनाने हैं मेरे को, उतने केसेस के अकॉर्डिंग मैं अपने चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक सपोज यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे हम जिसको मेरे को इससे कंपेयर कराना है। उसके बाद कॉलम, देन अपना जो भी चीज़ है, लाइक मेरे को प्रिंट कराना है जब 1 हो तो मंडे प्रिंट हो जाए, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। सी गाइस, दो चीज़ें और होती हैं इसमें जो कि कीवर्ड्स होते हैं, और वो हम ऐसे देख सकते हैं। लाइक एक चीज़ होती है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है, अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, अपने लॉजिक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो वो पूरी की पूरी आइट्रेशन को खत्म कर देगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को खत्म करके वो नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देगा कंट्रोल को। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ होती है कंटिन्यू। अभी आइट्रेशंस का मतलब मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको फॉर लूप और वाइल लूप समझाऊंगा। कि आइट्रेशन मतलब होता है कि अगर सपोज मेरे को एक से लेके 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक वॉल को टच करके आना है। ठीक है, तो पहले एक ने करा, दो ने करा, तीन ने करा, चार ने करा, और चार के लिए मैंने बीच में कीवर्ड लगा दिया कंटिन्यू कहीं, तो वो पर्टिकुलर आइटेशन स्किप होके वो नेक्स्ट पे कंट्रोल चला जाएगा। कि एक ने करा, दो ने करा, तीन ने करा, अब चार के लिए मैंने कंटिन्यू लगा दिया, तो वो चार के लिए चलेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आ जाएगा फिफ्थ के लिए। 1 2 3 5 6 7 एंड फर्दर ऑन, ये चीज़ थी कंटिन्यू के लिए। अगर मैं यहीं पर ब्रेक लगा देता 4 वाले केस के लिए, तो वो आगे जाता ही नहीं, वो कंट्रोल बाहर आ जाता एग्जीक्यूशन से, लॉजिक से ही बाहर आ जाता वो। कि 1 ने वॉल को टच करा, 2 ने करा, 3 ने करा, फिर 4 के केस में उसने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा कंट्रोल, वो फिर आगे कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि जब ये एक बार केस 1 चल जाए तो कंट्रोल हम नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। फर्दर हम देख सकते हैं अ, ऐसी मल्टीपल केसेस बना सकते हैं हम। ठीक है, सो लाइक 1 2 3 4
5 6 and then 7। अब जैसे इसमें देख सकते हैं हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब इतने मैंने 7 केसेस बना लिए 7 दिन के लिए। जब जब ये होगा ये स्विच केसेस में हर दिन को कंपेयर करेगा इस वाले डे से। ठीक है, और हर एक के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया जिससे कंट्रोल आगे चला जाए, इस वाले केस में अटक के ना रह जाए। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि हमने इफ एल्स में देखा था कि एल्स सबसे लास्ट की कंडीशन होती है कि अगर ऊपर का कुछ भी नहीं चला तो मैं चलूंगा। तो ऐसे एक डिफ़ॉल्ट केस होता है कि सपोज़ करो कि यूज़र ने इनपुट ही 7 से ज़्यादा का डाल दिया, या फिर यूज़र ने इनपुट डाल दिया 1 से कम का, 0 डाल दिया या फिर 8 डाल दिया, जो कि वीकडेज़ इतने होते ही नहीं है 7 से ज़्यादा। तो उस केस में हम कुछ प्रिंट करा सकें, नॉट अ वैलिड इनपुट। ठीक है, और इसके केस में हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल ये डिफ़ॉल्ट जब चल रहा है तो वो कंट्रोल डायरेक्ट बाहर भेज देगा उसके बाद। अब लाइक सपोज़ मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैंने सपोज़ यहाँ पे यूज़र इनपुट डाल दिया 5, 5 के लिए आ गया फ्राइडे। ठीक है, 7 संडे। अब सपोज़ मैं कोई ऐसा इनपुट डाल देता हूँ जो है ही नहीं, नॉट अ वैलिड इनपुट। सिमिलर केस अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0 के लिए, तो ऐसे काम करता है हमारा स्विच केस और ऐसे काम करता है हमारा इफ एल्स। ठीक है, जब भी डिसीजन बेसिस पे शॉर्ट टर्म में मेरे को अगर लॉजिक डिफाइन करना हो तो मैं इफ एल्स का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, और जब मेरे को एक ही चीज़ से बार बार कंपेयर करना है तो स्विच केस। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब लूपिंग क्या होती है? सपोज करो मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो अगर मेरे को 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो बार बार मैं ये चीज़ करके, लाइक बार बार ये करके 1, और उसके बाद में 2, 3, ऐसे करके मैं 10 तक तो प्रिंट कर लूँगा। ये तो ईज़ी है, 10 स्टेटमेंट लिख दूँगा और वो हो भी जाएगी। बट अगर मेरे से किसी ने बोल दिया कि 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना है, तो इतनी सारी लाइन्स तो मैं नहीं लिखूँगा। तो उस केस में जब कोड को रिड्यूस करना होता है और एक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी को एक बेसिक लॉजिक में कवर कर सकते हैं, उस केस में हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। सो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, हेल्प अस टू आइटरेट एंड हैंडल लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी इन बेसिक लॉजिक एंड हेल्प्स अस टू डू दिस बाय यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर एंड व्हाइल। 2 तरीके के लूप होते हैं। एक और लूप होता है डू व्हाइल लूप, जो एक बार चलता ही है, चाहे कंडीशन रॉन्ग हो या फिर खत्म हो चुकी हो। बट हम मोस्टली इन्हीं को प्रेफर करते हैं, फॉर एंड व्हाइल को। फॉर लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड अपडेट सब के सब एक ही लाइन में डिफाइन होते हैं और उसके बाद हम अपने कोड को लिखते हैं डायरेक्टली। बाकी वाइल लूप भी सिमिलर ही है, दोनों में से कोई सा भी लूप हम यूज़ कर सकते हैं, बस सिंटेक्स अलग अलग है कि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन जो होती है वो लूप के बाहर होती है, और जो कंडीशन है वो इनसाइड लिखी जाती है, और अपडेट उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर किया जाता है। तो मैं दोनों का सिंटेक्स दिखा देता हूँ। ये जस्ट बेसिक गो थ्रू है जिससे हम देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं आगे। बाकी जैसे-जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम, मेन चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर्स पे कमांड करना, डीएसए को सॉल्व करना, लाइक तुम इंटरव्यू निकाल सको, और वो चीज़ इन सब चीज़ों का भी उसमें यूज़ होगा काफ़ी, और ये चीज़ें उसमें जितना ज़्यादा उस पे फ़ोकस करोगे तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएँगी टाइम के साथ-साथ। तो फिलहाल बस इस पे एक बार गो थ्रू करो और उस पे डायरेक्ट स्विच करेंगे हम लोग, जिससे कि तुम्हारी जो मेंटल एबिलिटी है किसी लॉजिक को सोचने की वो ज़्यादा तेज़ हो। ओके? तो इसमें हम देख सकते हैं कि लूपिंग कैसे करते हैं। लूप आइटरेशन का मतलब होता है कि हर एक के लिए चलना। आइटरेशन एक पूरा का पूरा राउंड। ओके, तो जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने बोला कि प्रिंट करने हैं नंबर 1 टू 10 तक। ठीक है, तो फॉर लूप के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लूप में मैंने बोला था कि सारी की सारी चीज़ें इनिशियलाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन और जो भी है अपडेशन वो एक ही लाइन में डिफाइन होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करो, सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक जाओ, सेमी कॉलन, और आई प्लस प्लस, आई का अपडेट होता रहे। अब यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया जिसमें मैंने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट आई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 1 के लिए चलेगा ये पहले पहले देखेगा आई इक्वल टू 1 है और 1 मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है।
तो एक बार ये चल जाएगा अंदर की चीज़, और उसके बाद ऐसे ही करते-करते ये 10 तक पहुँच जाएगा, और जब इसका आई हो जाएगा 11, तो ये कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अब मैं इसको जैसे रन करता हूँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 तक हमारी आउटकम आ गई, ठीक है? सिमिलर की सिमिलर चीज़ है, अगर मेरे से कोई बोलता 1000 के लिए करना है और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कंडीशन, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये 1000 बार इसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ये बहुत से कॉम्प्लेक्स लॉजिक को भी ईज़ कर देता है हमारे लिए, और लूपिंग को हम बहुत ज़्यादा कवर करने वाले हैं, जैसे-जैसे हम कोड के लॉजिक बनाएँगे, ठीक है? अब ये था फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है? अगर मेरे से सिमिलर चीज़ अगर कोई बोलता कि व्हाइल लूप में करनी है, तो मेरे को कैसे करना पड़ता? मैं यहाँ पे करता इंट i इक्वल टू 1 व्हाइल। अब इनिशियलाइज़ेशन पहले होती है हमेशा, उसके बाद यहाँ पे हम मेन कंडीशन को लिखते हैं कि व्हाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 100 सपोज़, मेरे को 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, और उसके बाद अपना अपडेशन करूँगा आई प्लस प्लस सी। सेम ही चीज़ है, 3 चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आप लोग याद रख सकते हो कि पहले इनिशियलाइज़ करते हैं, उसके बाद कंडीशन आती है जो लास्ट कंडीशन होती है, उसके बाद होता है अपडेशन, अपडेट। फॉर लूप के केस में ये तीनों ही एक ही लाइन में होती है, जो कि हम देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है? और व्हाइल लूप के केस में हमें क्या करना होता है बस, कि इनिशियलाइज़ जो होता है वो होता है बिफोर, कंडीशन होती है वो पैरेंथेसिस के अंदर आ जाती है, और उसके बाद जो भी अपना लॉजिक है उसको लिखने के बाद हमारा अपडेशन आता है, जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं चीज़ें। सी, ऐसे हमारी लूपिंग भी कवर हो गई। बाकी आगे आगे देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं ये, ठीक है? अब इसके बाद आ जाती है एक मेन टॉपिक होता है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके इस चीज़ का जब तुम कोई भी लॉजिक सोचोगे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे तुम जिस चीज़ों को कोडिंग के वक्त पे यूज़ करोगे। तो पास बाय वैल्यू मीन्स होता है कि कॉपी ऑफ वेरिएबल इज बीइंग पास्ड एंड चेंजेस हैपन टू दैट कॉपी, ओरिजिनल वेरिएबल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है? सपोज करो कोई भी वेरिएबल मैंने अगर बनाया है, तो वो, और मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शंस वो चीज़ होते हैं जो कि हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़र को दिखाने से, बस मेन चीज़ का फंक्शनैलिटी यूज़ कर लेते हैं, लॉजिक वगैरह लिखे हुए होते हैं उसमें, और यूज़र को बस ईज़ी चीज़ें यूज़ होती हैं और दिखती हैं, ठीक है? तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन में पास कर रहा हूँ, तो उस वेरिएबल की कॉपी बनाकर आगे पास होती है, और मैनिपुलेशंस उस कॉपी में किए जाते हैं, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल में। ओरिजिनल वेरिएबल है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी चीज़ें नहीं बनती, चेंज नहीं होती, वो अफेक्ट नहीं होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो जावा जो है वो स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू है, हमेशा से ही जो जावा है वो पास बाय वैल्यू है, लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जावा में, वो पास बाय रेफरेंस के होते हैं। यानी कि पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल ही पास हो रहा है, और चेंजेस उस ओरिजिनल वेरिएबल में हो रहे हैं, यानी कि वो ओरिजिनल वेरिएबल को ही खराब कर दे रहा है। तो इस चीज़ का हम एक बार रेफरेंस लेके समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। पास बाय वैल्यू, अब सपोज करो कोड जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया है, यहाँ पे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? इतना क्लियर है? अब सपोज करते हैं कि चलो इसकी इतनी भी नीड नहीं है, मैंने एक वेरिएबल बनाया इन टेक्स्ट जिसकी वैल्यू थी 50, ठीक है? अब ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे बना रखा है मेन फंक्शन में। आगे आगे चल के चीज़ें समझ में आएगी, अभी आप बस देखते रहो, ठीक है? अब सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे चेंज नाम का, चेंज नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक्स को पास कर दिया, भेज दिया, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, ठीक है? जैसे ये मेन फंक्शन है जिसमें मैं अपना लॉजिक डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे ही ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, और इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा चेंज इंट एक्स। प्लीज़ 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 जावा को देख लेना कहीं से, बस बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बस समझ लेना। बाकी जो मेन कोडिंग है, जो भी डीएसए वगैरह है, वो यहाँ से सीख कर जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सारे इंटरव्यू निकाल लोगे, ठीक है?
अब सपोज़ करो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को कर दिया 100, ओके? और उसके बाद डायरेक्ट अब इसका जो आउटकम है वो आनी चाहिए थी जब मैंने चेंज फंक्शन पास करा तो 100 और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 100 प्रिंट हो ऐसा नहीं होता है। ये जो x है इसकी कॉपी पास हुई है इस फंक्शन में। ये होता है पास बाय वैल्यू। अगर ये x डायरेक्ट यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर 50 ही आएगा। क्योंकि उसने ये वाला इसको ही टारगेट कर रहा है हमेशा और इसकी वैल्यू अभी भी 50 ही है। और ये बस कॉपी पे काम कर रहा है तो जो x की कॉपी बनी है उसकी वैल्यू में तो चेंजेस हो गए 100 लेकिन आउटकम यहाँ पे 50 ही आएगा। सी ये चीज़ होती है पास बाय वैल्यू। वहीं अगर ऐसा कुछ हो जाता कि x जो है अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है और उसके बाद मैं प्रिंट करने के बाद इस मैनिपुलेशन को वो अपडेट करके यहाँ पे अगर 100 प्रिंट कर देता यानी ओरिजिनल वाले वेरिएबल में ही चेंजेस हो रहे हैं तो वो पास बाय रेफरेंस कहलाता। और ये चीज़ जावा में दिखती है जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के केस में बस ऐसा होता है कि वो पास बाय रेफरेंस हो जाते हैं।